हाय एवरीवन, वेलकम टू एस मेरा नाम है सतिन सिंह तोमर। आज ये करंट अफेयर्स महारिवीजन सीरीज का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग स्पीकर के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर, राइट। क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है और हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को देखना है, जैसे लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, टेन्योर क्या है, बेसिकली ओथ एंड अफर्मेशन होती है नहीं, रिमूवल प्रोसेस क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है, रोल क्या है, पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, सिग्निफिकेंस, चूँकि ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको हम थॉरोली देखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट राइट। और बाद में स्पीकर प्रोटेम भी देखेंगे, डेप्यूटी स्पीकर, और लास्ट में जाके हम लोग उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं, जो लोग भी देखते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, राइट। इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि लोकसभा के स्पीकर इलेक्शन जो सिटिंग मेंबर्स हैं, है ना, उसी में से इनका इलेक्शन होता है। सिटिंग मेंबर से मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो मेंबर होंगे उन्हीं में से लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन होता है। तो लिखा है यहाँ पे, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इस मेंबर, राइट। लोकसभा के जो मेंबर है उन्हीं में से इनका इलेक्शन होता है। दिस मीन्स ओनली सिटिंग मेंबर्स, राइट, ऑफ द लोकसभा आर एलिजिबल टू द इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो यहाँ पे हमको याद क्या रखना है कि जैसे मंत्री के रूप में, जैसे मिनिस्टर के रूप में ऐसा होता है ना कि उसको 6 साल का, सॉरी 6 मंथ्स का टाइम होता है, राइट, उसको हाउस का मेंबर बनने के लिए। बट वो मिनिस्टर बन सकता है ना, 6 महीने के लिए, 6 महीने के भीतर उसको किसी भी हाउस का उसका मेंबर बनना जरूरी होता है, राइट। बट लोकसभा के स्पीकर के संदर्भ में ऐसा नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, डेट ऑफ इलेक्शन कौन यहाँ पे बेसिकली डिसाइड करता है, स्पीकर की फिक्स करता है, तो वो है प्रेसिडेंट, कि किस डेट पे उनका इलेक्शन होना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज सून एज पॉसिबल, दिस फ्रेज मस्ट बी रिमेंबर। यहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है कि डेट इज केप्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा की जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसके विद इन 15 डेज के भीतर लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करना जरूरी होता है, कंपलसरी या मैंडेटरी, ऐसा बोलेगा, आपको टाइम दे देगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रेज दुआ है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना। जो पहली सिटिंग होती है लोकसभा की, उसके जितने जल्दी हो सकता है उतना उनको इलेक्ट करना जरूरी होता है। डेट जो है वो फिक्स करना होता है इलेक्शन की। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये तीन चीजें हमने देखी थे कि एक तो सिटिंग मेंबर होना चाहिए, दूसरा है उसके डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट, और जो डेट है वो फर्स्ट सिटिंग के एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। टेन्योर की बात करते हैं हम, लोकसभा के स्पीकर का टेन्योर क्या होता है। तो जनरली ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के स्पीकर के संदर्भ में कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है। वो क्या होता है कि जब तक लोकसभा की जो लाइफ रहती है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। जनरली ऐसा है कि द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, राइट। जैसे नॉर्मल लाइफ है लोकसभा की 5 साल, तो 5 साल तक वो अपने पद पर रहते हैं। जैसे ओम बिरला जी हैं, और कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है बेसिकली, तब जैसे स्वास्थ्य खराब हो जाए, वो रिजाइन दे देते हैं अपने से, है ना, तब वो अलग कंडीशन है। लेकिन जनरली क्या होता है कि वो जब तक लोकसभा की लाइफ जो रहती है 5 साल नॉर्मल, या लोकसभा भंग हो जाती तब फिर ऑब्वियसली बात है कि स्पीकर भी नहीं रहते। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा है ना। अब देखिए दूसरा है, हाउ एवर द स्पीकर हैज टू वेकेट हिज हर ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक। अब देखिए 3 ऐसे केस हैं जहां पर उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है, राइट। 3 कौन कौन सी कंडीशन, एक तो है कि जब वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं तब उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, वहां से उनकी सीट वेकेट हो जाती है। छोड़ना क्या पड़ता है, जैसे ही वो लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं तो वो स्पीकर भी नहीं रहते हैं। यानी स्पीकर तब तक हैं जब तक लोकसभा के वो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली लोकसभा से हैं तब तक ही है। दूसरा है कि वो रिजाइन कर दें, जैसे ओम बिरला जी अभी रिजाइन कर दें और डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं देते हैं,
ठीक है, रिजाइन बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, नॉट ऑफ प्रेसिडेंट। तो कंफ्यूजन में हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्रेसिडेंट को रखते हैं। थर्ड कंडीशन है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए रेजोल्यूशन के माध्यम से। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मेजॉरिटी कौन सी लगती है। इफ ही शी इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात की गई है। जैसे मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। तो चार प्रकार की मेजॉरिटी होती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर ऑल द देन मेंबर्स का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स का मतलब ये है कि लोकसभा में सपोज अभी 543 मेंबर्स हैं, राइट। अब उसमें से 5 या 4 सीट ऐसा है कि वेकेट है ना, 4 सीट ऐसी हैं जहाँ पर वो खाली हैं अभी। तो अभी इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम टोटल जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबर्स फिर कितनी बची, 540 माने 540, राइट ना। अब 540 का मेजॉरिटी कितना होगा, तो हम 50% प्लस 1 अगर बात करते हैं तो 250 वो होता है, 200 270, ठीक है ना, और एक 271, ये होगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी फेवर में वोट डालेंगे तब लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखना है, इफेक्टिव मेजॉरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसीलिए इनको इनके पद से हटाना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं वहाँ पे, बहुत कड़ी कंडीशंस हैं। तो इसलिए जनरली उनको उनके पद से हटाने, हमारे देश के जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, राइट, अभी उन्होंने कोशिश की थी कि लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध, है ना, उनको रिमूव करने के लिए, है ना, ओम बिरला जी को, और वो एक रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते, बट वो लोकसभा में नहीं लेकर आए क्योंकि उनको भी पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, उनके पास इतना मेजॉरिटी नहीं है, राइट। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, बेसिकली उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ती है। Whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker of the Lok Sabha does not vacate his her office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. अब यहाँ पे देखिए आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि वो जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है इमीडिएटली वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, या उसकी सीट भी खाली हो जाती है, इमीडिएटली लोकसभा के स्पीकर की सीट भी खाली हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर अपनी उसकी सीट वेकेट नहीं होती है ना, वो तब तक रहती है जब तक नई लोकसभा दोबारा से चुनकर नहीं आ जाती, तब तक, ठीक है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जो लोकसभा चल रही है और जो 29 में जाके इसका कार्यकाल पूरा होना है ना। अब जब 29 में इलेक्शन होंगे तो दोबारा से लोकसभा की जब फर्स्ट सिटिंग होगी तब तक ये बने रहते हैं बेसिकली, जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं होती तब तक। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, नोट इफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल्स वेकेंट द लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पे कोई भी दूसरे मेंबर को चुन लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। अब ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं तो लोकसभा का स्पीकर कोई अलग से ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेता है, सेपरेट कोई ओथ एंड अफर्मेशन नहीं है, ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये जनरली तभी जब सभी की एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सब लोग ओथ लेते हैं साथ में तभी है, उनके साथ में ही ओथ लेते हैं, अलग से सेपरेट कोई ओथ एंड अफर्मेशन नहीं है, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर, अब संविधान में इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे आर्टिकल 19C ये इसमें मेंशन है कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे बेसिकली उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(4)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल इज पॉसिबल बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। हमने पहले ही बात की थी, इफेक्टिव मेजॉरिटी से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे एक सिंपल है कि लोकसभा के स्पीकर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे सपोज दैट अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया उसने कि लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी लगती है, या बोलेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखेगा कि लोकसभा स्पीकर जैसे यहाँ पर कि रिमूवल ये क्या हो सकता है, मेजॉरिटी के बारे में बात करता है, पास बाय, या रिमूवल इज पॉसिबल बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। एक स्टेटमेंट ऐसा दिया
दूसरा स्टेटमेंट देगा आपसे जजेस के रिगार्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाने के लिए ऐसा-ऐसा मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो 2-3 स्टेटमेंट देगा, मिक्स करके दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी रहती है और जो जजेस हैं या सीईसी हैं उनको हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, दिस प्रोविज़न अप्लाइज़ ओनली टू द लोकसभा नॉट टू द राज्यसभा। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि लोकसभा के स्पीकर को जो रिमूवल प्रोसेस होता है तो उसमें राज्यसभा पहली बात तो पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे कि राज्यसभा के चेयरपर्सन को जब उनके पद से हटाते हैं, जब उनके पद से उनको रिमूव किया जाता है, तो दोनों हाउस का जनरली पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। हालाँकि मेजॉरिटी अलग-अलग होती है ना? वहाँ से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है राज्यसभा से और लोकसभा की उसमें सहमति होती है, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ से पास होना होता है। बट स्पीकर के संदर्भ में देखें ना, स्पीकर चूँकि मेंबर भी होता है ना? लोकसभा का, इसीलिए वहाँ पे जो मेजॉरिटी रहती है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी रहती है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ना? तो इसके रिगार्डिंग अंडर आर्टिकल 19(4) से ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। अब वो एक और चीज़ है यहाँ पर, व्हेन डज़ द लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वेकेट सीट्स? 3 कंडीशन है जब लोकसभा का स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो है अपनी सीट को वेकेट करते हैं, खाली करते हैं, है ना? तो सबसे पहला है सेसेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी उनकी मेंबरशिप चली जाए। ये आर्टिकल 19(4)(a) में, जब वो मेंबर ही नहीं रहते हाउस के, तो हमने पहले कंडीशन देखी थी ना कि जब सिटिंग मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, अगर मेंबरशिप चली जाती है, वो मेंबर नहीं रहते हैं लोकसभा के, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी चेयर भी चली जाती है, साथ में ही उनकी चेयर जो चेयरशिप है वो भी चली जाती है, यानी वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं रहते हैं। ये आर्टिकल 19(4)(a) में है। 19(4)(b) ये क्या बोलता है, वो रिजाइन कर देते हैं, राइट? और ये जगह जैसे स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसको करता है, स्पीकर को, राइट? यहाँ पर क्या करेगा, हो सकता है प्रेसिडेंट दे दे, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या फिर लीडर ऑफ द हाउस उसको दे सकता है, ऐसा कुछ भी दे सकता है आपको कंफ्यूजन में रखने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है ना? थर्ड है 19(c), यहाँ पर रिमूवल बाय अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन लाया जाता है, उसके माध्यम से उनको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग द वेकेट सीट, जैसे मैंने अभी बताया था आपको ऊपर कि यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं, क्या प्रोसीजर है बेसिकली इनको इनके पद से हटाने के लिए। तो प्रोसीजर टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अ मेंबर सीकिंग रिमूवल मस्ट सबमिट अ रिटन नोटिस टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। ये जो लोग रिमूवल प्रोसेस लेकर आते हैं वो क्या करेंगे, रिटर्न नोटिस सबमिट करते हैं, किसको, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है उसको रिटर्न नोटिस सबमिट करते हैं। दिस नोटिस में बी जॉइंटली साइंड बाय 2 और मोर मेंबर्स। यहाँ पर क्या याद रखना है अब आपको कि 2 से अधिक मेंबर होना चाहिए, यानी एक सिंगल मेंबर जाके रिटर्न नोटिस सबमिट नहीं कर सकता रिमूवल के रिगार्डिंग। तो 2 या 2 से अधिक मेंबर, बट यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, रेजोल्यूशन मस्ट बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस इज गिवन। जब ये अपना जो नोटिस देने के लिए जाते हैं रिमूवल के रिगार्डिंग, है ना, बट द रिमूवल कैन नॉट बी मूव्ड, रेजोल्यूशन कैन नॉट बी मूव्ड, जो रेजोल्यूशन है तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उनको प्रायर नोटिस 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी को, उनको पद से हटाना है तो रेजोल्यूशन तभी स्टार्ट होगा, ठीक, ये तभी मूव होगा जब उनको 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाता है कि हम आपको हटाना चाहते हैं आपके पद से, ठीक, ये तभी पॉसिबल होगा। अब थर्ड है, आफ्टर रिसीव्ड मोशन फॉर लीव टू मूव द रेजोल्यूशन इज लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द मेंबर्स नेम। फिर बाद में क्या होगा कि ये जो रेजोल्यूशन है वो लिस्ट होता है ना, हाउस के जो बिजनेस है उसमें मेंबर के नाम से, जो मेंबर लेके आए हैं उनके नाम से ये रेजोल्यूशन क्या होता है, लिस्ट किया जाता है बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब डेट फिक्स, यहाँ पे बात करते हैं कि डेट कैसे, द डेट फिक्स्ड मस्ट बी एनी डेज आफ्टर द 14 डेज नोटिस पीरियड, ठीक है। जो 14 डेज का जो नोटिस पीरियड होता है उसके बाद डेट फिक्स की जाती है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, दिस मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन इट हैज़
द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स। अब ये रिमूवल जो मोशन है तभी डिस्कस किया जाएगा लोकसभा में जब इसमें 50 मेंबर जो हैं वो उसके सपोर्ट में होंगे तब, है ना? ये आपको ध्यान रखना कि हाँ, कितनी मेंबर्स है, यहाँ 50 मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखना है ना? यानी मोशन दो लोग या 2 से अधिक लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 50 लोगों को क्या है, सपोर्ट भी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पीकर्स रोल ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ रिमूवल। स्पीकर का क्या रोल रहता है जब उनके रिगार्डिंग रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके कंसिडरेशन में है तब स्पीकर क्या करता है उस समय। While removal motion is under discussion, the speaker continues in office and as a member, the Lok Sabha retains the right to participate and speak in the proceedings. वो क्या करता है, एक सिंपल मेंबर की तरह आकर राइट टू पार्टिसिपेट यानी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स में और बोल भी सकता है, स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। एज अ सिंपल मेंबर की तरह वो क्या करें, जैसे ओम बिरला जी हैं, अगर उनको हटाने के लिए रिमूवल मोशन आया हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स में और उसमें बोल भी सकते हैं, ठीक? लेकिन वो चेयर पर नहीं होते, तो फिर उनको जो कास्टिंग वोट का राइट मिला होता है स्पीकर को वो नहीं कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे लिखा है द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑन द रिजोल्यूशन और रिलेटेड मैटर्स बट कैन नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ टाई प्रिजर्विंग प्रोसीजरल फेयरनेस, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि कास्टिंग वोट का उसके पास अधिकार नहीं होता है जब भी अगर टाई हो जाता है उस समय, तो क्योंकि वो सिंपल मेंबर की तरह पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट लोकसभा। तो यहाँ पे पिछले अगर हिस्टोरिकली देखें तो 3 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध ऐसा मोशन आया है उनको। एक है 1994 में, फिर बात करते हैं 1996 में, फिर 1987 में, बट एक भी बार ये पास नहीं हुआ। सबसे पहले जीबी मावलंकर के विरुद्ध आया था। तो देखिए प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा कि अभी तक ऐसा या तो नंबर बढ़ा के पूछेगा कि अभी तक 5 बार लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध ऐसा मोशन आया है, टोटल 5 बार, या बोलेगा कि अभी तक एक भी बार लोकसभा के स्पीकर के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया है अभी तक, ये पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम याद रखने की जरूरत ऐसा नहीं है, फिर भी अगर लगे तो जीवी मावलंकर है, फिर हुकम सिंह और बलराम जाकर इनके थ्रू बता है। अब देखिए बात करते हैं गाइडलाइंस गवर्निंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर। अब कहाँ से गाइडलाइंस मिलती है, बेसिकली किस रूल के अंतर्गत ऐसा है? तो रूल्स अंडर द रूल्स 200A ऑफ द रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द लोकसभा मस्ट मीट स्ट्रिक्ट कंटेंट एंड कंडक्ट रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ता है जो लोग अगर ऐसा लेकर आते हैं बेसिकली तो रिजोल्यूशन, ठीक है? तो हमको ये ध्यान रखना है, क्या है वो? The resolution must be specific in its charges, clearly and precisely worded, right? तो उनको मेंशन करना पड़ता है चार्जेस की, हम किस आधार पर, किन ग्राउंड्स के आधार पर स्पीकर को हटाना चाहते हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेकर आए हैं उसमें चार्जेस क्लियर होना चाहिए, है ना? दूसरा है प्रिसाइजली होना चाहिए, राइट? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या है, वो एंटरटेन नहीं करते हैं। इट मस्ट बी फ्री ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इनफ्रेंसेस, आयरॉनिक एक्सप्रेशंस, इम्प्यूटेशंस और डेफिमेटरी स्टेटमेंट। ध्यान रखना है कि इसमें आर्गुमेंट्स नहीं हो, फ्री ऑफ आर्गुमेंट होना चाहिए, इनफ्रेंसेस नहीं होना चाहिए, या आयरॉनिक एक्सप्रेशंस, इम्प्यूटेशन, डेफिमेटरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं। Once the motion is admitted for discussion, the members who submit it are not permitted to make a speech underscoring the procedural rigor गवर्निंग सच मोशन। यानी जब वो मोशन एडमिट हो जाता है, जो मेंबर उस मोशन को लेकर आए हैं अगर वो एडमिट हो जाता है तो क्या होगा, जो मेंबर्स हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं होता पब्लिकली जाके, है ना? कुछ भी वो बोल नहीं सकते ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट फॉलोज इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट कर लिया जाता है तब क्या होगा? इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड, मेंबर्स सपोर्टिंग इट मस्ट राइज इन देयर प्लेसेस। अब अगर एडमिट हो जाता है तो वहाँ पर सपोर्ट के लिए पूछा जाएगा कि कौन लोग इसके सपोर्ट में हैं, हाथ उठाइए। तो वहाँ पे 50 मेंबर्स अगर उसके सपोर्ट में हैं,
ठीक है, तो उनको लीव इज ग्रांटेड। लीव इज ग्रांटेड का मतलब है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से कि फिर उनको परमिशन दे दी जाती है। लीव इज ग्रांटेड का मतलब है परमिशन देना। एंड शेड्यूल्स द मोशन फॉर अ डे विद इन 10 days। अब जैसे ही यहाँ पर एक ये याद रखना है, ये डेट 10 days के भीतर ही क्या करना होगा, और डेट शेड्यूल फिक्स कर दी जाएगी कि इस डेट को हम अब क्या करेंगे, इस पर वोटिंग करेंगे। पहले वोटिंग नहीं होती, यहाँ पर सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से ये पूछा जाता है कि इसके सपोर्ट में कितने मेंबर हैं, हाथ उठाइए बेसिकली, है ना, खड़े हो जाइए। तो 50 मेंबर्स अगर उसके सपोर्ट में हैं तभी वो क्या करेगा, फिर डेट देगा कि इस डेट को इस पर वोटिंग होगी, है ना। अगर 50 मेंबर्स उसके सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं तो वो वहीं पे डिसमिस कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो लीव ऑफ ग्रांट नहीं देता है ना, इसको ध्यान रखना। इफ फ्यूअर देन 50 मेंबर्स राइज इन सपोर्ट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स दैट द मेंबर हैज नॉट द लीव ऑफ द हाउस एंड द मोशन डज नॉट प्रोसीड्स फर्दर। मैंने बोला था ऊपर, अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर 50 मेंबर से कम होते हैं तो यहाँ पे लीव ऑफ द हाउस नहीं दी जाती। मतलब क्या है, लीव ग्रांट नहीं होती, परमिशन ग्रांट नहीं होती। ये देखिए शब्दावली है, इनको ध्यान रखना है। और आपके प्रीलिम्स में भी इसी तरह की शब्दावली रहती है जन्म, लीव इज ग्रांटेड, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लीव इज ग्रांटेड का मतलब परमिशन दे देना, और लीव नॉट ग्रांटेड का मतलब है कि वहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती अगर 50 मेंबर से कम है तो। Any resolution submitted without the required notice is not taken up, ending the process at the preliminary stage। उनको क्या करना होगा, रेजोल्यूशन जब रिक्वायर तो नोटिस देना पड़ता है पहले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर नहीं देते हैं तो वो वहीं पे क्या हो जाता है, प्रोसेस खत्म कर देते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे, जिस दिन डेट डिसाइड होती है, फिर क्या होगा, द रेजोल्यूशन इज लिस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड टेकन अप फॉर द डिस्कशन। जैसे डेट दी जाती है किस डेट को हम लोग इस पर वोटिंग करेंगे, तो उसी दिन क्या होगा, फिर डिस्कशन के लिए वो रखा जाता है। जो मूव करते हैं बेसिकली, हाँ, इसको उनको क्या है, 15 मिनट का, 50 मिनट्स का उनको टाइम दिया जाता है बोलने के लिए कि आप बोलिए। जो लोग इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं स्पीकर के विरुद्ध, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, केवल 50 मिनट्स का उनको टाइम रहता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर स्पीकर की जो सैलरी है, रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, उनको फिक्स करती है। तो यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को बोल दिया जाए, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। मैं आपको शब्दों को बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ फंसा सकता है यूपीएससी। तो पार्लियामेंट की जगह क्या होगा, या प्रेसिडेंट होगा। दूसरा, सैलरी अलाउंसेस जो रहते हैं स्पीकर के, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हैंस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पार्लियामेंट में उसके वोटिंग नहीं होती है, डिस्कस हो सकता है बट वोटिंग नहीं होती, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेसिकली संचित निधि है जो भारत की, उस पर भारित होती है, चार्ज ऑन, राइट। अब बात करते हैं हम रोल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर स्पीकर is head and the representative of the Lok Sabha, as guardian of the powers and privilege of the members, is a committee and house as a whole। तो गार्जियन होता है जो हाउस का प्रिविलेज है या कमिटी के प्रिविलेज हैं, राइट। ही इज द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस। अब ऐसी बात है, ही इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी इन पार्लियामेंट्री मैटर्स। ठीक है, तो जब हाउस में बेसिकली क्या है कि जो स्पीकर इंटरप्रेट करता है किसका, संविधान का, तो फाइनल इंटरप्रेटर है संविधान का हाउस में, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर बाहर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फाइनल इंटरप्रेटर है किसका, संविधान का, है ना। यहाँ पर हाउस की बात करें तो कौन है, लोकसभा का स्पीकर, है ना। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर की बात है, ही इज और ही शी मेंटेन्स ऑर्डर एंड डिकोरम ऑफ द हाउस, राइट। वो जो पूरा डिकोरम उनको बना के रखते हैं हाउस का। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ, अब जो प्रोविजंस हैं संविधान के, सपोज दैट उसका, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट प्रोविजन ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट, इन सबको क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर है बेसिकली। ही एडजॉर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। जब जैसे लोकसभा का अगर कोरम नहीं है तो क्या करते हैं, हाउस के या तो एडजॉर्न कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं मीटिंग्स को, है ना। जैसे सेशन चल रहा है तो उसको क्या करेंगे, वो एडजॉर्न कर देते हैं, रोक देते हैं अस्थायी रूप से। अब कोरम क्या है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जैसे लोकसभा की अभी सपोज दैट कि 543 टोटल स्ट्रेंथ है,
है ना? अब उसका 1/10 अब लगभग मान के चलते हैं तो 54 के समथिंग मेंबर होना चाहिए। इतने मेंबर होंगे तभी वो क्या होगा, इसको बोलते हैं कोरम, है ना? मीटिंग हो सकती है हाउस की, ये ध्यान रखना है। He does not vote in the first instance, but he or she can exercise a casting vote in the case of tie. तो फर्स्ट इंस्टांस में यानी पहले उसमें तो वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब इक्वल हो जाता है वोटिंग तब वो कास्टिंग वोट, है ना, या सेकंड वोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ बात करते हैं प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग। ऑब्वियसली बात है कि हाउस की जब जॉइंट सिटिंग होती है तो वो क्या करते हैं, उसको प्रिसाइड करते हैं, है ना? अगर वो नहीं होता है तो लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है वो प्रिसाइड करता है। अब इस तरह की जो सिटिंग है कौन समन करता है, प्रेसिडेंट, है ना? जो डेडलॉक हो जाता है दोनों हाउस में किसी बिल को लेकर, तब जॉइंट सिटिंग को बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है ना? तो उसको प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर, ध्यान रखना है। लेकिन सम्मन कौन करता है, प्रेसिडेंट, ये विशेष का ध्यान रखना है। ही शी कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। हाउस की सीक्रेट सिटिंग होती है, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती जब भी हाउस की सीक्रेट सिटिंग होती है तब। अब नेक्स्ट और है डिसाइड वेदर अ विल इज मनी विल और नॉट। तो मनी विल को जो फाइनली बेसिकली उसका अप्रूवल देता है एक तरीके से कि ये मनी विल है या नहीं है, तो वो स्पीकर ही देता है, ये ध्यान रखना है ना? She decide the question of disqualification of a member of the Lok Sabha arising on the ground of defection under the provisions of the 10th schedule। ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जब मेंबर्स को डिफेक्शन के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ है ना जैसे, तो अगर उसके आधार पर, दल बदल के आधार पर अगर किसी मेंबर को, लोकसभा के मेंबर को उनके है ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कौन देखता है, ये लोकसभा का स्पीकर। लेकिन एक और चीज यहाँ पे याद रखना है कि ये जब डिस्क्वालिफिकेशन इस किसी मेंबर का जो ना डिसाइड करता है डिफेक्शन के आधार पर, तब ये कैसा काम कर रहा होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या जैसा काम कर रहा होता है। अब जब जो क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम कर रहा होता है उस समय, तो ये इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब जब भी कोई भी संस्था एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करती है तो क्या हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसीलिए जब स्पीकर भी किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग डिसाइड करता है, वो भी डिफेक्शन का अगर केस है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका ध्यान रखना है इसको, क्योंकि यहाँ पर कैसा काम कर रहा है स्पीकर, एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, राइट। अब देखिए कुछ पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जैसे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप है उसका एक एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन भी होता है ना? act as ex officio chairman of the conference of the presiding officer of legislative bodies in the country। he appoints the chairman of all parliamentary committees। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको क्या करता है, ये अपॉइंट करता है। यहाँ पर एक और चीज, जहाँ हमने फर्स्ट अपना जो लेक्चर देखा था वहाँ पे पढ़े थे, तो वहाँ पर क्या है कि 3 कमिटीज हैं, उनका चेयरपर्सन भी होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। दूसरा है रूल्स कमेटी एंड द जनरल पर्पज कमेटी, ये भी है। 3 कमेटी हैं जिसका चेयरपर्सन होता है ना। यहाँ पर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ड्राइव्स हिज और हर पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम 3 सोर्सेज। 3 सोर्सेस आपसे पूछ सकता है कि स्पीकर जो है लोकसभा का वो केवल संविधान से ही अपने पावर लेता है, तो गलत हो जाएगा वहां पर। तो संविधान तो है ही ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, जैसे रेस्टिट्यूटरी पावर्स दैट आर अनरिटन और अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स, राइट। तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से भी उसको पावर मिलता है, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जो हाउस के, और कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ये मेंस का पोर्शन, हालांकि आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ऑर्डरली फंक्शनिंग हाउस, अच्छा हाउस सही से चले उसको देखता है ये। इम्पार्शलिटी बनी रहे हाउस में, डिसीजन मेकिंग है ना, उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स, ये कमेटी अपॉइंट्स जो करता है सभी के सब। कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ऑब्वियसली बात है, ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, हु आर द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो स्पीकर होता है, आपको ध्यान रखना है। कमेटी का अपॉइंटमेंट करता है जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको। ब्रिज बिटवीन द हाउस एंड द गवर्नमेंट, ठीक। सिंबल ऑफ अथॉरिटी है ना, ये आप देखेंगे यहाँ पे। प्रोविजन इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस और द पार्शलिटी, सैलरी अलाउंसेस हैं, बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। अगर हम
एक यहाँ पे अगर देखना होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पीकर हैज़ गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके बराबर होता है, 7th रैंक होती है। तो हमको ये भी याद रखना है, सच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट ना। अ, एक चीज़ आपको यहाँ रखना है कि जब लोकसभा का स्पीकर जो होता है, जैसे ब्रिटेन में क्या है, कन्वेंशन है कि जब वो स्पीकर वहाँ पे बनाया जाता है तो बाय कन्वेंशन वो क्या होता है, उनको अपनी सीट सॉरी वहाँ से मेंबरशिप से रिज़ाइन करना पड़ता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मेंबर बिना रिज़ाइन किए ही वो सीट पर बने रहते हैं। पार्टी एफिलिएशन देखने को मिलता है बहुत सारा। तो उसके रिगार्डिंग कुछ कॉज ऑफ कंसर्न्स भी हैं। फैक्टर हैम्परिंग इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये मेंस का पोर्शन है। इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स का है तो, राइट ना। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये भी हमको ऐसा नहीं देखना है। अगर प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे पूछ ले तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि, राइट, रीइंफोर्सिंग पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी हो सकता है कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। रीइंफोर्सिंग पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को रीइंफोर्स करता है इसके माध्यम से। प्रोटेक्टिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस, स्पीकर की ऑफिस का जो न्यूट्रलिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन आता है तो, है ना, अगर हम बता सकते हैं बेसिकली इसकी क्या फ़ायदा है, सिग्निफिकेंस है। रिफ्लेक्टिंग हेल्थ ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट। ये ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है, आप इसको दिमाग से निकालिएगा, ये यहाँ से बिल्कुल पूछ सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग हेल्थ ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना, अगर वो बाइस्ड हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, स्पीकर अगर है ना। बैलेंस स्टेबिलिटी एंड ओवरसाइट, राइट, और सेटिंग नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड फॉर द लेजिस्लेटिव कंडक्ट, ये 4 से 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखना। चैलेंजेस वे फॉरवर्ड है, ठीक, ये हमारे लिए ऐसा जानना ऐसा ज़रूरी अभी नहीं है, जब हम मेंस का देखेंगे तब। अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हमको थोड़ा सा देखना है, राइट। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। हमने क्या वहाँ पर देखा था कि वो इमीडिएटली वेकेट नहीं करता है जब तक न्यूली जो इलेक्टेड लोकसभा है उसकी पहली सिटिंग जब होने को होती है तब जाके ये क्या करता है, अपनी सीट को वेकेट करता है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ स्टेटमेंट में पूछेगा कि स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, है ना, नई निर्वाचित जो लोकसभा की पहली मीटिंग होती है उससे पहले अपनी ये सीट खाली कर देता है। देयरफॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम। अब फिर क्या करेगा, इस यहाँ पर प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को, कोई सीनियर मोस्ट व्यक्ति होगा उसमें, उस मेंबर में सबसे सीनियर मोस्ट, उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या करेगा, अपॉइंट करता है। और ये प्रोटेम स्पीकर ही सभी को क्या करता है, ओथ दिलाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। अरे सॉरी, ठीक, यहाँ पर प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज द स्पीकर प्रोटेम, राइट। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। यहाँ पे स्पीकर प्रोटेम क्या करता है, ओथ लेता है। प्रेसिडेंट कौन ओथ दिलाता है यहाँ पर, प्रेसिडेंट उस प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाता है। इसकी जो ओथ है उसको एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस क्या हैं प्रोटेम स्पीकर, पावर एंड फंक्शंस देखते हैं। द स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और ही सी प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसको प्रिसाइड करता है ये, क्योंकि उस समय तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती, अपॉइंट नहीं होता है स्पीकर, इसीलिए हिज हर मेन ड्यूटी इज टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू ओ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। जो न्यू मेंबर्स आते हैं उसमें इंक्लूडिंग उस व्यक्ति को भी ओथ दिलाई जाती है, क्योंकि तब तक डिसाइड नहीं होता है कि स्पीकर कौन बनेगा। जो स्पीकर बनता है उसको भी ओथ दिलाई जाती है उस समय, है ना, एज अ मेंबर, राइट। ही शी ऑल्सो इनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना। तो ये हाउस को बोलता है कि आप अपना न्यू स्पीकर चुन लीजिए, ये भी रहता है।
नोट व्हेन द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम सीज टू एग्जिस्ट। जैसे ही इलेक्ट हो जाता है वहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी सीट अपने आप सीज हो जाती है, बेसिकली वो, है ना। हेंस द ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटेम इज टेम्पररी ऑफिस मैन एग्जिस्ट फॉर अ फ्यू डेज, राइट। इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कब स्पीकर की जो ऑफिस है या डेप्यूटी स्पीकर की जो ऑफिस है हमारे, वो कब कैसे उसका इवोल्यूशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इसका ओरिजिन है ब्रिटिश एरा में, देखेंगे तो ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921, ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1991 में, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोलते हैं, उसमें 1921 में इसको स्टेब्लिश